हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलएनटी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर डैनियल सेल की सेल रिएक्शन और उस सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और डैनियल सेल की मैकेनिज्म पढ़ी थी, हमने सेल डायग्राम भी बनाया था उसका। तो आज हम जो है पिछले वीडियो का थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देती हूँ ताकि आज सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए, डैनियल सेल जो होता है उसमें क्या होता है, एक पात्र लिया था हमने, उस पात्र के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया और जिस पात्र में हमने जिंक सल्फेट का विलयन भरा था उसी के अंदर हमने जिंक की छड़ डुबो दी। ऐसे ही हमने दूसरा पात्र लिया था, उस दूसरे पात्र के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का विलयन भरा था और इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने किसकी छड़ डुबोई थी, कॉपर की छड़ डुबो दी थी। फिर इन दोनों वैद्युत अपघट्य के विलयनों को हमने एक साल्ट ब्रिज, लवण सेतु के माध्यम से जोड़ दिया था। जो साल्ट ब्रिज था आपका, उस साल्ट ब्रिज के अंदर आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और अगार अगार जेल का पेस्ट भरा रहता है। ये क्या काम करता है साल्ट ब्रिज, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ साल्ट ब्रिज के बारे में, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में साल्ट ब्रिज के बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो साल्ट ब्रिज था इसमें जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट था, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम क्या लेते हैं, KNO3, KCl, Na2SO4। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम इन तीनों में से कोई सा भी एक वैद्युत अपघट्य विलयन लेते हैं, साथ में अगार अगार जेल का मिक्स जो पेस्ट बना रहता है। इसमें ये काम क्या करता है, एक तो क्या करता है, दोनों विलयनों को जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। अर्थात मैं ये कहूँ कि सेल जो सर्किट है अपना, इसको कंप्लीट करने का कार्य करता है। दूसरा काम क्या करता है कि इसके अंदर जो है विद्युत उदासीनता को मेंटेन रखता है। इस सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन रखने का कार्य करता है। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो दोनों रोड थी आपकी, जिंक की छड़ और कॉपर की छड़, उनको एक तार के माध्यम से हमने किससे जोड़ दिया था, वोल्टामीटर के माध्यम से जोड़ दिया। जैसे ही हमने वोल्टामीटर से जोड़ा था हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। और जैसे हमारा सर्किट कंप्लीट होता है तो हम क्या देखते हैं कि जो जिंक की रोड थी वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पर चले जाते हैं, कॉपर की रोड के ऊपर। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर कि जो जिंक था उसने क्या किया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक है, और जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होगी इसकी। तो जिंक किसमें चेंज हो गया आपका, Zn+2 के रूप में। जब ये Zn+2 के रूप में चेंज होता है तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो जिंक से निकलकर कहां पर चले गए, कॉपर की रोड पे, और जो Zn+2 था वो इस रोड से कहां पर चला जाता, आपके विलयन के अंदर। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, हमेशा एनोड पर। इसीलिए हमने क्या लिखा है, जिंक किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा, और इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। दूसरा देखो, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहे हैं, कॉपर की रोड पे। अब कॉपर की रोड पे क्या काम हो रहा है कि जो ये वैद्युत अपघट्य था कॉपर सल्फेट का, इसमें क्या उपस्थित है, यहाँ पर Cu+2 और SO4-2 उपस्थित है। ठीक है, ये जो Cu+2 थे ये विलयन से यहां से Cu+2 आयन कहां पर जा रहे हैं, आपके कॉपर की रोड के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, कॉपर की रोड पे। अब यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन Zn ने त्यागे थे, उन इलेक्ट्रॉनों को ये कॉपर एक्सेप्ट करता है। Cu+2 इन 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है और किसमें चेंज हो जाता है, मेटल के अंदर, कॉपर धातु के अंदर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो जिंक की रोड से जिंक धातु जो है Zn+2 के रूप में विलयन में आ रही है, इसमें क्या हो रहा है कि विलयन से Cu+2 आयन कहां पर जा रहे हैं, कॉपर की रोड पर, कॉपर धातु के रूप में निक्षेपित हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पर कि जो जिंक की छड़ है वो तो पतली होती जाएगी और जो आपकी कॉपर की छड़ है वो क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। इस तरीके से इस प्रोसेस का हम कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे अशुद्ध तांबे से हमें शुद्ध तांबा प्राप्त करना हो तो उसमें भी हम जो है ये प्रोसेस अपनाते हैं। तो आपको 2 बातें समझ में आई इसकी मैकेनिज्म से। एनोड में कौन सा काम हो रहा है, Zn से Zn+2 में चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। कॉपर की छड़ पे क्या काम हो रहा है,
रिडक्शन कैसे, Cu+2 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और किस में चेंज हो गया, कॉपर धातु के रूप में निक्षेपित हो गया। तो कैथोड पे तो क्या होएगा, अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन, और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। ये थी आपकी जो डेनियल सेल थी उसकी मैकेनिज्म, मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। अब सेल रिएक्शन जो अपन इसी से पढ़ेंगे, कुछ याद आया होगा आपके भी, आपने पढ़ा भी होगा। और देखो सेल रिएक्शन पढ़ते हैं, एक बार आप फिर भी जो है नजर दौड़ा लो इसके ऊपर, ताकि सेल रिएक्शन अपन आसानी से पढ़ सके। तो हम क्या पढ़ेंगे, सेल रिएक्शन। किसकी सेल रिएक्शन की बात करें हम यहाँ पर, डेनियल सेल की। कितने प्रकार की अभिक्रिया हो रही थी, 2 प्रकार की। कहाँ कहाँ पर, एक तो कैथोड पे हो रही थी और एक एनोड पर। तो देखो कैथोड, सबसे पहले हम लेते हैं एनोड। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही थी, एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण। किसका हो रहा था, जिंक का। जैसे जो जिंक था उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और किसमें चेंज हो रहा था, Zn+2 के रूप में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या था, ऑक्सीकरण। दूसरा कैथोड पर, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही थी, कैथोड पे क्या हो रहा था आपके, कॉपर जो +2 था वो किस में चेंज हो रहा था, कॉपर धातु के अंदर। Cu+2, जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने त्यागे थे उनको कौन एक्सेप्ट कर रहा था, कॉपर। ध्यान रखना जो मेटल होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो हम जो है इस मेटल के नीचे क्या लगा देते हैं, S, ठीक है। जो आयंस होंगे जितने भी वो हमेशा एक्वस स्टेट में होते हैं, तो इनके नीचे क्या लगा देंगे हम, एक्वस, ठीक है। तो हमने नया कुछ नहीं पढ़ा, जो सेल मैकेनिज्म पढ़ी थी उसमें ये बात बताई थी आपको कि जिंक जो है वो किस में चेंज हो रहा था, Zn+2 में, ठीक है। और Cu+2 है वो किस में चेंज हो रहा था, कॉपर में। ये क्या है, अपचयन। ठीक है, ये अपचयन आपका। अब देखो किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन होती है, ठीक है, चाहे वो ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, जो रिएक्शन होती है एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अर्धसेल अभिक्रिया। तो अर्धसेल अभिक्रिया ये हो गई और एक अर्धसेल अभिक्रिया ये हो गई। अब हम पूर्ण सेल अभिक्रिया होगी तो वो क्या होगी, दोनों इलेक्ट्रोडों की जो सेल अभिक्रिया है उसको अगर हम जोड़ दे, ऐड कर दे, तो हमारी क्या बनती है, पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो देखो पूर्ण सेल अभिक्रिया क्या आपकी, दोनों को जोड़ दो, राइट साइड वाले राइट साइड में, नहीं रिएक्टेंट वाले रिएक्टेंट साइड में जोड़ दो, प्रोडक्ट साइड वाले प्रोडक्ट साइड में। कैसे जोड़ोगे, देखो Zn प्लस Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन Zn+2 Cu, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी और 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो जो कटने वाला है उसको काट दो आप, ये तो अपनी पूर्ण सेल अभिक्रिया वास्तविक में क्या हो जाएगी, Zn प्लस Cu+2 प्लस ठीक है, ये हमारी पूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है।
देखो दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ इसको। हम क्या पढ़ रहे हैं आज, डैनियल सेल की सेल अभिक्रिया। उसमें क्या होगा कि दो इलेक्ट्रोड हमारे पास, एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड पे ध्यान रखना हमेशा ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे हमेशा क्या रहता है, अपचयन होता है। ठीक, तो एनोड पे जो ऑक्सीकरण हो रहा था वो किसका हो रहा था, जिंक धातु का। कैथोड पे अपचयन किसका हो रहा था, कॉपर +2 आयन का। ठीक है, तो ये अर्धसेल अभिक्रिया। फिर हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो जोड़ने पर हमारे पास क्या बन गई, पूर्ण सेल अभिक्रिया। अब ये तो हमने डैनियल सेल तो आपने पढ़ी है मैकेनिज्म, तो लिख दी इसकी सेल रिएक्शन। अब जो क्वेश्चन आता अपने वो हर सेल के लिए, जैसे आपको ये दे दिया जाएगा कि आपके पास जो है मतलब इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू दी जाएगी, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव की, मानक अपचयन विभव की वैल्यू दी जाती है, और उसके बेसिस पे आपको सेल रिएक्शन भी पूछ सकता है, अर्ध सेल अभिक्रिया भी पूछ सकता है, और आगे हम और भी कुछ पढ़ेंगे। पहले फिलहाल के लिए जो आप जो है इस सेल रिएक्शन को एक बार ढंग से इसको रिकॉल कीजिए और एक बार समझने की कोशिश कीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आपको सोल्व करवाती हूँ। ठीक है, अब देखो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहीं पर। जैसे किसी दूसरे सेल के लिए अपने को सेल रिएक्शन लिखनी हो, वो कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमें कुछ नहीं पता, क्वेश्चन आपके पास क्या आया कि आपसे कहा गया कि आपके पास जो है जिंक और जो कॉपर जो है, कॉपर +2 से सी, इसके लिए इसका जो ई रिडक्शन की वैल्यू है, मानक अपचयन विभव का मान जो है वो कितना है, +0.34 वोल्ट। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया कि जो सिल्वर है Ag+, उसके लिए मानक अपचयन विभव की वैल्यू जो है वो है आपकी +0.80 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको दिया गया है कि Cu+2 से Cu यानी कि कॉपर के लिए Cu+2 के लिए मानक अपचयन विभव की वैल्यू कितनी है, 0.34 वोल्ट। किसमें है वैल्यू, प्लस के अंदर। दूसरा देखो कि जो सिल्वर आयन है, उस सिल्वर Ag+ से Ag में के लिए मानक अपचयन विभव का जो मान है वो आपको दे रखा है 0.80 वोल्ट, ये दे रखा है। और आपसे पूछा गया कि इसके लिए अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया और पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखिए, पूर्ण सेल अभिक्रिया। ठीक है, अब हमें तो ना तो ये पता है कि इसमें एनोड कौन सा है, ना ये पता है कि कैथोड कौन सा है, क्योंकि अगर एनोड और कैथोड का पता हो तो हमें इतना तो पता है कि हमेशा ऑक्सीकरण किस पे होता है, एनोड पर, और अपचयन किस पे होता है, कैथोड पे। इतना ही तो पता है आपको, ये थोड़ी पता है कि इसमें से हमें ना तो दिया गया है ऐसा कि एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है। अब हम क्या करें, तो देखो जब अपन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे उसमें ये सारी वैल्यू आएंगी, वहां पर याद करने की ट्रिक भी बता दूंगी आपको और याद भी करवा दूंगी। लेकिन उससे पहले आप इसको समझो कि जिसके लिए ये जो मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा आता है, ज्यादा बताओ कौन सा है इनमें से, 0.34 वोल्ट ज्यादा है प्लस का, या 0.80 वोल्ट ज्यादा है, कौन सा है ज्यादा, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। तो जिसके मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा आएगा वो तो हमेशा किसका काम करेगा, कैथोड का, और जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान कम आएगा वो किसका काम करेगा, एनोड का। तो हमें इतना तो पता लग गया इससे
कि इसमें एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है। तो ये तो अपना क्या हो गया, एनोड, ये तो क्या हो गया अपना एनोड, और ये वाला क्या हो गया अपना कैथोड। ठीक है, पता लग गया इससे। अब अपने को पता है कि एनोड पे क्या होएगा, ऑक्सीकरण, और कैथोड पे क्या होएगा, अपचयन। अब अर्धशैल अभिक्रिया लिखते हैं इसी की हेल्प से, जो पीछे लिखी थी ना आपने, उसी की हेल्प से। देखो यार, एक बार मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ इसको। देखो एनोड पर तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो देखो कैसे होगा ऑक्सीकरण का पता कैसे लगेगा आपको, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना। आपके पास दो स्पीसीज दे रखी है, एक तो दे रखा है Cu+2 और एक दे रखा है Cu। बताओ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था तो कितनी है, 0, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। तो ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है, इसकी। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कॉपर, किसमें चेंज हो रहा है, Cu+2। तो एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो कैसे लिखोगे आप, Cu, मेटल जो है वो चेंज हो रही है किसमें, Cu+2। और साथ में क्या निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो अपना कॉन्सेप्ट सही हो गया, क्योंकि हमने क्या कहा था, एनोड पे हमेशा क्या रहता है, ऑक्सीकरण। अब देखो कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है आपकी, कैथोड कैथोड पे देखो Ag+ है और Ag, कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। अब आप खुद ही बता दो मुझे कि Ag+ और Ag, ज्यादा ऑक्सीडेशन किसकी है, इसकी +1 और इसकी 0। तो अपचयन जब होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कम, ऑक्सीकरण अंक कम हो गया, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक का घटना भी अपचयन और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी क्या है, अपचयन। तो कौन किसमें चेंज होगा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, Ag+, इसमें चेंज होगा Ag। इसमें एक बात ध्यान रखना कि हमारे पास कॉपर ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे थे उनकी संख्या कितनी है, 2, और Ag कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, 1। तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए हमें Ag की संख्या कितनी चाहिए, 2। तो 2 Ag+ आयन चाहिए हमें, 2 Ag, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो हमने अर्धशैल अभिक्रिया तो पढ़ ली, कुछ ही नहीं किया हमने, तो इसी के आधार पे समझा था, एनोड पे अभिक्रिया हो गई और कैथोड पे। अब पूर्ण शैल अभिक्रिया तो आप लिख सकते हो या नहीं, देखो करना क्या है, क्रिया कारक को एक तरफ छोड़ दो और उत्पाद को एक तरफ छोड़ दो। मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा। देखो पूर्ण शैल अभिक्रिया, क्या होगी, जोड़ो Cu + 2Ag+ Cu+2। अब ये लिखने की जरूरत थोड़ी है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, क्योंकि आप चाहो तो अलग से लिख भी सकते हो और डायरेक्ट इसको काट भी सकते हो इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि पहले आप इनको लिखते, काटने के बाद आपके पास यही रिएक्शन आती। तो हमने किसके बेसिस पे, मानक अपचयन विभव के आधार पे हमने क्या लिख दी, अर्धशैल अभिक्रिया भी लिख दी और पूर्ण शैल अभिक्रिया। तो आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है ये आपके 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है आपका, जो हमने पढ़ी थी वो तो था आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी ये इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, कि जैसे आपको किसी भी का भी, अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे वो आपके लिए रहेगा, आप उसका आंसर खुद निकालने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर लिख के भेजना। और अगर किसी के नहीं समझ में आए तो कल फिर मैं इसी क्वेश्चन को जो है वापस भी सोल्व करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो पहले आप जो है ये क्वेश्चन अपना था, उसका जो आंसर अपन ने लिखा एक बार इसको नोटिस कीजिए, समझिए, ताकि अगला जो क्वेश्चन लिखो उसको आप
करने में क्या हो सक्षम हो पाओ। फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर समझाने के लिए तो मैं हुई। ठीक है, देखो ये ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको दिया गया है कि जो मानक अपचयन विभव है वो जिंक के लिए उसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट। ठीक है, और आपके पास जो है मानक अपचयन विभव दिया गया है किसका, Ag प्लस का। इसके लिए मानक अपचयन विभव की वैल्यू जो अभी बताई थी थोड़ी देर पहले 0.80 वोल्ट, ये तो आपको दिया गया, पूछा क्या गया है। इसके लिए इस सेल के लिए आपको क्या ज्ञात करनी है, अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया और पूर्ण सेल अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि हाफ सेल रिएक्शन और नेट सेल रिएक्शन। ये पूछी गई है आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आपका सुन लो, फिर से करना आपको है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना कि जो Zn+2 जो Zn है जिंक धातु, उसके मानक अपचयन विभव का मान तो इतना दे रखा है, सिल्वर के मानक अपचयन विभव की वैल्यू इतनी दे रखी है, और इसके लिए अर्ध सेल अभिक्रिया और पूर्ण सेल अभिक्रिया, हाफ सेल रिएक्शन और नेट सेल रिएक्शन आपको लिखनी है। ठीक है, अभी अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किया था हमने डैनियल सेल का पढ़ा था, एक एग्जांपल लिया था वो भी सोल्व किया था, उसके बेसिस पे अब सेल रिएक्शन का क्वेश्चन जो आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिख के भेजना कि हमें ये चीज नहीं समझ में आई, मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन। किसी जो कोई भी सेल है, आपको फिलहाल तो हम डैनियल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, एक सेल आरेख के रूप में उसको कैसे शो कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो किसी भी सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन जब लिखो या सेल आरेख बनाओ तो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, उन्हीं की हेल्प से जो हम किसी भी सेल के लिए क्या बना सकते हैं, सेल आरेख या उसका सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला बिंदु जो है आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात कि जो सेल होगा, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा क्या होता है आपका कैथोड। जो एनोड होता है, जब आप सेल का रिप्रेजेंटेशन करो तो सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है कि आपको एनोड को कहाँ रखना है, दाईं तरफ, एनोड को दाईं तरफ और कैथोड को बाईं तरफ। एनोड को दाईं ओर और कैथोड को कहाँ रखना है, बाईं ओर। जब सेल का रिप्रेजेंटेशन करोगे तो पहला बिंदु क्या ध्यान में रखना है, एनोड को दाईं तरफ और कैथोड को बाईं तरफ।
अब किसी की तो जैसे दाएं बाएं में भी समस्या आ जाती है, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, खुद को इस तरीके से मान लेना, ये दाएं आपका, ये बायां, तो ये दाई साइड और ये बाई साइड, तो एनोड इस साइड आएगा और कैथोड इस साइड। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि जो कोई भी सेल होगा उस सेल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, उस इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं इलेक्ट्रोड को, तो वो देखो सेल में इलेक्ट्रोड को निम्नानुसार प्रदर्शित करते हैं। कैसे करोगे प्रदर्शित उसको, देखो इधर, जैसे आपके पास डेनियल सेल की बात कर लेते, दो इलेक्ट्रोड थे आपके पास, एक जिंक इलेक्ट्रोड था, दूसरा कौन सा था आपके पास, कॉपर इलेक्ट्रोड। देखो Zn+2 एक्वस और Zn सॉलिड। इसको आप इस रूप में भी शो कर सकते हो, दूसरा आप कैसे दिखा सकते हो, एक अर्धपूर्ण विराम लगा के भी दिखा सकते हो, Zn+2 एक्वस। ठीक है, इस तरीके से। तो जनरली जो अपन ज्यादातर यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, ऊपर वाला। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड को जो है सेल के अंदर अपन दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इस तरीके से दिखा सकते हो या इस तरीके, जैसे आपके पास दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा था, कॉपर का, तो कॉपर को कैसे दिखाओगे, देखो इधर Cu+2 ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोड हो तो सबसे पहले उसकी ऑक्सीकृत अवस्था लिखनी है, फिर बाद में उसकी अपचयित फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो ये तो था इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना आपको कि जो एनोड को जब आप दाईं साइड में लिखोगे तो क्या चीज ध्यान में रखनी है आपको, एनोड को लिखते समय, एनोड को लिखते समय पहले तो क्या लिखोगे, धातु आयन को, धातु को लिखोगे और बाद में क्या लिखोगे, धातु आयन को। और कैथोड को लिखते समय उल्टा करना है, रिवर्स करना है, पहले धातु आयन उसके बाद धातु को। क्या ध्यान में रखोगे, पहले धातु बाद में धातु आयन। ठीक है, दूसरा कैथोड को लिखते समय क्या ध्यान में रखना है आपको, पहले धातु आयन और बाद में क्या लिखना है, धातु को लिखा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, क्या मतलब इसका, जब आप इसको एनोड को लिखो तो पहले आपको धातु को लिखना है, बाद में क्या लिखना है, धातु आयन। कैथोड को लिखोगे तो पहले क्या लिखनी है, धातु आयन, और फिर बाद में क्या लिखनी है, धातु को। अभी सिर्फ आप ये लिखे, मतलब पढ़ने के तौर पे समझ लो इसको, अभी जब अपन एग्जाम्पल लेंगे ना तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपके एक एक। नेक्स्ट बात क्या ध्यान में रखनी है आपको कि जो ये खड़ी रेखा है इनके बीच में, दो स्पीसीज के बीच में, यानी कि दो स्पीसीज को, जैसे एक सॉलिड फॉर्म में और एक एक्वस स्टेट में, तो दो स्पीसीज जो है उनके बीच का जो सेपरेशन है वो अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो खड़ी रेखा के द्वारा और एक क्या होता है, अर्धपूर्ण विराम। तो आप पहली बात तो ये इस पॉइंट में ही आ गई, फिर भी है ना इस पॉइंट को लिख लीजिए। क्या ध्यान में रखोगे इसका कि दो स्पीसीज को खड़ी रेखा अथवा अर्धविराम द्वारा पृथक रखा जाता है। ठीक है, यानी कि दो स्पीसीज को किससे, या तो खड़ी रेखा से या अर्धविराम, देख लो इधर, या तो इससे पृथक कर सकते हो या फिर इस खड़ी रेखा के द्वारा। चारों पॉइंट्स याद रह जाएंगे आपके। अब एक लास्ट पॉइंट है, क्योंकि 5 ही पॉइंट है, पांचों याद रखने। पांचवा पॉइंट क्या ध्यान में रखना हो, रखोगे, मैं एक बार यहां से रेज कर देती हूँ, फिर देखो यहां लिख देती हूँ पांचों पॉइंट क्या है।
अभी इसमें ये तीसरा पॉइंट, जो चौथा पॉइंट था आपका, वो सेकेंड बी के अंदर भी है, ठीक है, ये वाला। और नोड को दाईं तरफ, एक आपने जो डायग्राम बनाया था उसमें एक चीज देखी थी, उल्टे यू आकार की एक शेप बना रखी थी हमने, वो क्या था आपके पास? साल्ट ब्रिज। तो दो विलयनों के बीच या दो इलेक्ट्रोड के बीच में जोड़ने वाला जो लवण सेतु था, उसको अपन किससे दर्शाते? दो समानांतर खड़ी रेखाओं के द्वारा, यानी कि लवण सेतु। लवण सेतु को दो समानांतर खड़ी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते। ठीक है, तो 5 पॉइंट ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहला बिंदु क्या याद रखना आपको? एनोड को कहाँ रखना है? दाईं तरफ। कैथोड को कहाँ रखना है? बाईं तरफ। ठीक है, याद रह जाएगा। दूसरा, किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन? ये दो तरीके हैं, या तो दो स्पीसीज के बीच में इस तरीके से रेखा दर्शा दो, या फिर अर्धविराम लगा दो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखोगे? एनोड को लिखते समय पहले क्या ध्यान रखना है? पहले धातु को लिखना है, उसके बाद धातु आयन। अब इधर देखो, धातु कौन है इसमें? जिंक। और धातु आयन कौन सा है? Zn+2। कैथोड को लिखते समय पहले क्या लिखना है? धातु आयन, और बाद में क्या लिखना है? धातु। तो देखो, ये धातु आयन आपका, और ये क्या आपकी धातु। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि दो स्पीसीज को, जो आपके सेकंड पॉइंट में ही है, दो स्पीसीज को एक खड़ी रेखा अथवा अर्धविराम के द्वारा हम क्या रखते हैं? पृथक रखते हैं, सेपरेट रखते हैं, जो आप देख रहे हो इधर। लास्ट पॉइंट आपका कि जो साल्ट ब्रिज होता है उसको दो समानांतर खड़ी रेखाओं के द्वारा, कैसे? इस तरीके से, ये समानांतर खड़ी रेखा इस तरीके से शो करते हैं। पांचों पॉइंट से एक बार इनके ऊपर नजर दौड़ा लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर हम इस सेल जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका? डेनियल सेल का। देखो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना। पढ़ लिया? तो देखो, अब अपन एक सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। मैं थोड़ा सा बीच में से इरेज कर देती हूँ, सिर्फ यहीं से। अब एक एक पॉइंट को लेते हुए करते हैं। देखो, डेनियल सेल था, उसमें क्या क्या थे आपके पास? एनोड कौन सा था? जिंक वाला। और कैथोड कौन सा था? कॉपर का। तो सबसे पहले तो एनोड और कैथोड पहचानना होना चाहिए आपके पास। देखो, डेनियल सेल की बात करें, मैं यहीं पे लिख रही हूँ थोड़ा सा, डेनियल सेल। कैथोड तो अपना कौन सा था? Cu, कॉपर का था। और एनोड किसका था? अपना जिंक। ठीक है, क्या रिएक्शन हो रही थी आपको पता ही है। अब कैथोड पे धातु तो कौन सी थी? कॉपर। और आयन कौन सा था? धातु आयन कौन सा था? Cu+2। एनोड पे कौन सी धातु? जिंक। और आयन कौन सा था? Zn+2। अपने को पता लग गया, एनोड और कैथोड हमने लिख लिया। अब सेल आरे का एक एक पॉइंट लिखो। सबसे पहले एनोड को किधर लिखना है? दाई साइड। और कैथोड को कहाँ लिखना है? बाई तरफ। ध्यान रखना, जब अपन सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम सबसे पहले कौन से पॉइंट्स को लेते हैं? थर्ड पॉइंट से। क्योंकि ये तो ठीक है, दाई साइड बाई साइड लेना अपने को, लेकिन लिखना यहाँ से शुरू करते हैं। कैसे? क्योंकि हमें कैसे पता चले धातु को लिखना है धातु आयन को? तो देखो इधर, पहले लो एनोड। एनोड बना है जिंक वाला। जिंक में पहले क्या करना है? एनोड पे क्या लिखना है? धातु। तो देखो इधर, सबसे पहले तो क्या लिखोगे? धातु। उसके बाद क्या लिखना है? धातु आयन। धातु आयन कौन सा? अपना Zn+2। एक चीज ध्यान रखना, इनकी जो भौतिक अवस्था है वो इनके साथ ही लिखनी है। जो सॉलिड फॉर्म है वो लिखना है, जो एक्वस है वो भी लिखनी है। साथ में अगर किसी की कंसंट्रेशन दी जाए वो भी लिखनी है। तो जनरली जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दी जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने चौथा पॉइंट क्या था? दो स्पीसीज को किससे सेपरेट कर सकते हैं? खड़ी रेखा के द्वारा, इस तरीके से। ये क्या आपका? एनोड। फिर दूसरी तरफ आप कैथोड को लिख लो।
कैथोड कौन सा अपना, ये पहले क्या लिखना है, धातु आयन। धातु आयन कौन सा अपना, Cu+2। धातु कौन सी है, कॉपर। दोनों स्पीसीज के बीच में क्या लगानी है, खड़ी रेखा। ठीक है, फिर मैंने लास्ट पॉइंट क्या था, लवण सेतु भी तो था दोनों के बीच में, तो उनके बीच में किससे शो करोगे इसको, खड़ी रेखा के द्वारा। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे आपके, हो रहे। इसकी कंसंट्रेशन जो आपको दी जाएगी, ये जो दे रखे हैं ना आपके पास आयंस, इनकी कंसंट्रेशन दी जाएगी भाई 0.1 mAh 1 mAh कितनी है, तो जैसे मान लीजिए हम कितनी मान रहे हैं यहाँ पर 1 है, इसकी भी क्या है 1 है। ये हमने क्या कर दिया, डैनियल सेल के लिए सेल का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब सारे पॉइंट्स को देखो, एनोड कहाँ आ रहा है, दाई तरफ आ रहा है, ये वाला क्या है आपका एनोड है, ये वाला इधर वाला क्या है एनोड, ये कौन सा आपका कैथोड। पहला पॉइंट क्लियर हो रहा है आपका, एनोड दाई तरफ और कैथोड दाई तरफ। नेक्स्ट देखो, किसी भी इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, इस तरीके से। तो देखो हमने क्या लिख रखा है, इसी तरीके से कर रखा है इसका ये। दूसरा, एनोड को लिखते समय पहले धातु को लिखा, फिर धातु आयन। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो रहा है आपका। फिर देखो, दो स्पीसीज को किससे सेपरेट करोगे, खड़ी रेखा कर रखा है। पांचवा पॉइंट देखो, साल्ट ब्रिज को किससे शो करोगे, दो समानांतर खड़ी रेखा के द्वारा कर रखा है। ये हमने किसका कर लिया, सेल, डैनियल सेल के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब जरूरी नहीं आपको डैनियल सेल के लिए पूछे, वो कोई भी सेल दे सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि भाई जैसे कोई दूसरा सेल दे दे, उस सेल के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, कैसे करोगे। तो हम वो डेटा भी देखेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो आपके नीट में पूछे जाते हैं और आपकी 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो आज का टॉपिक है वो 12th के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ढंग से आराम से नोट्स उतार लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, या वीडियो को पॉज करते हुए आप नोट्स उतार लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे आपको तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जो प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अपना जल्दी आएगा और उसकी नोटिफिकेशन जो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद और तैयारी कीजिए अपना।